स्टार्ट नहीं हुआ है, मुझे माइक पे दो यार। थैंक यू। Everybody please start joining. Am I audible? आ ही नहीं रहा है ये। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नहीं, दूसरा आप कर देंगे पर इसमें खुल नहीं ना रहा। नेट पता नहीं क्यों स्लो हो गया। डिसमिस, व्हाट इज इट? जब ज़ीशान जाएगा। क्या हो गया भैया? रोडी मतलब? अच्छा, रोडी। उसमें रोड़े होते हैं, वही तो मैंने कहा रोडी। हाँ। Oh shit, oh shit, oh shit, that's the science. आपने ये है मेरा अभी जो डाला, ये डाला है? नहीं, ये नहीं है। ग्रुप में डाला ना, बैच 3 में भी डाला, सब में डाला, जैसे आप में नहीं है। फिर से डाल, फिर से वो आ गया, ये आप में नहीं शो हो रहा, शायद मुझ में आ गया। चलो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, बस बस वही आने लगी थी मैं। प्लीज़ मैम पीडीएफ सेंड कर देना। जी जी मनहास जी कर देंगे सेंड, कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, चलो चलो जी, जैसा आप कहें। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप वो वाला लगा दो, ये मैं पीछे चलती हूँ समय से। ठीक है, ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following was the first governor general? Number 1, was it Lord Emshurt? B, Lord William Bentinck? Number C, Sir Charles Metcalfe? या D, Robert Clive? देखो इसके आंसर ना ये और ये दोनों ही हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? देखो हाउएवर अगर आपको सिर्फ इतना पूछा जाए ना गवर्नर जनरल, मतलब हम इसको बड़ा लेके चलेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लेके चलेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन यहाँ पे अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता तो आंसर क्या बन जाता? रॉबर्ट क्लाइव बन जाता है इसका आंसर। सो ये इसके दो अलग अलग हैं कि अगर आपको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पूछा जाएगा इट इज योर विलियम बेंटिक, और अगर आपको बंगाल का पूछा जाएगा इट इज रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है,
तो आपको विलियम बेंटिक करना है, ठीक है। बोथ नहीं दिया होगा, बोथ हो नहीं ना सकता। इट इज कि अगर हमको गवर्नर जनरल पूछे तो हम बड़ा लेकर चलेंगे, अगर जैसे कि स्पीकर तो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का भी होता है, पर स्पीकर पूछा जाएगा तो हम पार्लियामेंट का लेके चलेंगे, सिमिलरली इसका इंडिया का लेके चलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग ईयर्स was the first railway line between Bombay and Thane laid? 1853, 1856, 1854, 1858? 1853। सब पॉइंट इसमें दो याद करने वाले हैं, एक तो बॉम्बे से लेके थाने के बीच में फर्स्ट टाइम जो है वो रेलवेज जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी, कब हुई थी? 1853 में हुई थी। सेकंड पॉइंट याद रखने वाला ये है कि इंट्रोड्यूस किया किसने था, किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था, ठीक है, डलहौजी, ठीक है। सो लॉर्ड डलहौजी ने किया था आपका, लॉर्ड डलहौजी ने किया था आपका रेलवेज को, आपका पोस्टल सर्विसेज इसने स्टार्ट किया था। अब रेलवेज तो एक अच्छा चीज़ हमारे लिए छोड़ के गए थे, लेकिन उस टाइम पे जब रेलवेज बनने लगी थी तो उस टाइम पे सारे पेड़ काट दिए गए थे, और पेड़ तो काट दिए गए लेकिन वहाँ पे जो एथनिक कम्युनिटीज़, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती थी उनकी तो बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। सो वहाँ से जो एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ था ना, वो आज तक कहीं ना कहीं उनके साथ हो रहा है। सो ये वाला जो है रेलवे लाइन्स कहाँ से लेके कहाँ तक, बॉम्बे से लेके थाने तक, और हमारे बेटरमेंट के लिए नहीं बना था, ये सिर्फ ट्रेड और कनेक्टिविटी के लिए बना था, अपने लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं था। सो इट इज 1853, ठीक है। यस काजल मेहता, राइट, ठीक है। नहीं, अगर आपको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पूछा जाएगा, इट इज योर रॉबर्ट क्लाइव, नॉट वेरन हेस्टिंग्स, ठीक है, वो गवर्नर थे। अच्छा राइट, ठीक है। गवर्नर ऑफ बंगाल की बात किया जाएगा, सो इट इज रॉबर्ट क्लाइव, और गवर्नर जनरल की बात किया जाएगा, सो दैट योर वेरन हेस्टिंग्स, वो बन जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल्स who among the following has started people work department in India in 1848? Number 1, is it William Bentinck? Number 2, is it Lord Dalhousie, Lord Wensley, and number D, Lord Cornwallis? बताओ इसका आंसर। लॉर्ड डलहौजी, बताइए, ठीक है। अच्छा पहले मुझे बताओ पीडब्ल्यूडी का काम क्या होता है? रोड्स बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में करना है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड डलहौजी बन जाएगा आपका इसका आंसर। सो अगर पूछा जाए पब्लिक वर्क के लिए कौन है भैया, आपका लॉर्ड डलहौजी है, और आपका रेलवेज के लिए भी इट इज योर लॉर्ड डलहौजी। Next is who introduced subsidiary alliance system in administration to establish the British power over Indian states? Number 1, Warren Hastings. Number 2, Lord Wensley. Number C, Lord Cornwallis. या number D, it is Lord Dalhousie. ठीक है, तो ठीक है। सो अगर आपको पूछा जाए कि सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया था, इट वाज लॉर्ड वेंसली। ये आपके 98 के राउंड की बात है, 1798 के राउंड, जब निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो है, जब वो हार गए थे वॉर्स में, उसके बाद ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने इसको साइन किया था, एंड दे बिकेम सबऑर्डिनेट टू ब्रिटिश सरकार। नाउ अगर हम सब्सिडरी अलायंस की बात करें तो ये जो आइडिया था वो बेसिकली ब्रिटिशर्स का नहीं था, ये फ्रेंच जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी अलायंस। लेकिन फ्रेंच तो चले गए, वॉन्डी वॉश में उनका पूरा वॉश हो गया और वॉश आउट होके दे ऑल वेंट बैक, और सब कुछ जो था अपनी जो भी बिलोंगिंग्स थी, एसेट्स थे, सबके सब इनको थमाकर चले गए। सो वहाँ से जो है ब्रिटिशर्स ने सब्सिडरी अलायंस को स्टार्ट किया था, एंड इट वाज लॉर्ड वेंसले जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, एंड ऑफ कोर्स निज़ाम ऑफ हैदराबाद बिकेम द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इसको जो है वो एक्सेप्ट किया था। एक और चीज़, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। अगर आपको पूछा जाए कि दिल्ली को भी इन्होंने अंडर कर लिया था अपने, तो दिल्ली को सब्सिडरी अलायंस के अंडर अपने अंडर किया गया था या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर किया गया था? नाउ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स होता था फॉर आपका अडॉप्टेड बच्चे के लिए होता था या फॉस्टर चाइल्ड के लिए होता था। बहादुर शाह जफर का ऐसा कुछ भी नहीं था, उनका बच्चा भी था और उनको ये भी था कि कल को यही जो है वो मेरा कार्यकाल संभालेगा। याद रखना, दिल्ली को हटाया गया था माल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे, एडमिनिस्ट्रेशन,
ठीक है, लेकिन अगर आपको पेपर में आएगा तो आप वही करके आओगे मार्क, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्यों? क्योंकि मैल एडमिनिस्ट्रेशन उसका एक सब क्लॉज था। तो अगर आपको मैल एडमिनिस्ट्रेशन दिया होगा तो मैल एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन अगर ये नहीं दिया होगा, सब्सिडरी था कि डॉक्ट्राइन, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, क्योंकि उसका सब क्लॉज जो था वो मैल एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन वर्क, वेरी गुड सैयद जी। चलो आगे चले, इतना अजीब लगता है ना मुझे। चलो ओके, नेक्स्ट इज विच अमंग द, अच्छा ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। आपकी पॉलिटी भी चेक हो जाएगी, शोएब सर ने कितनी मेहनत की आप लोगों पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो हाईलाइट कर लिए की पॉइंट की नॉट है। अब 1, इज इट द फेडरल गवर्नमेंट, नंबर 2, इज इट द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इज इट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और इज इट नंबर 4 योर डुअल सिटीजनशिप। क्या है? डी, फेडरल गवर्नमेंट मतलब शोएब सर को दिल का धक्का लग जाएगा बहुत गंदा वाला। अब मुझे बताइए, जो आप बोल रहे हैं स्टेट्स वाला, उसको बायकैमरलिज्म कहा जाता है। अपर हाउस, लोअर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल, दैट्स बायकैमरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है? सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स, व्हाट इज दैट? दैट इज फेडरल गवर्नमेंट की बटी हुई है पावर्स। आपका लोकसभा, राज्यसभा, सेंटर स्टेट, दैट इज फेडरल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, हमारा एक नॉमिनल हेड होगा, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा, आपके इलेक्शंस होंगे, वो सब आपका पार्लियामेंट्री में आ गया। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, की जुडिशरी का कोई भी जो है आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेजिस्लेचर और योर एग्जीक्यूटिव वो एक दूसरे से इन सिंक में काम करते हैं, लेकिन जुडिशरी इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, ताकि उसके काम में कोई भी रुकावट नहीं आ पाए। सो इट इज डुअल सिटीजनशिप, क्योंकि इंडिया में एक ही सिटीजनशिप जो है उसको माना गया, दैट इज सिंगल सिटीजनशिप। और उसमें आप बाकी पढ़ लेना कि किन किन तरीकों से आप सिटीजनशिप गेन कर सकते हो और हटा सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज question number 6, that is which of the following social reforms is or are associated with Lord William Bentinck? Number 1, is it abolition of sati? Number 2, is it suppression of thugs? Number C, is it banning of female infanticide? और number D, is it all of the above? ध्यान से सोच के मुझे बताना। पहले बताओ कौन से रिफॉर्म के साथ इनका जो है वो नाम जुड़ा हुआ है? बताओ, ये बताओ पहले किस रिफॉर्म के साथ इसका नाम जुड़ा है? कौन सा एक्ट आया था जिसमें विलियम बेंटिक वाज द वन? हाँ, एंटी सती, राइट? सो सती तो है। अब मुझे बताओ ये बैनिंग ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, क्या ये भी था? याद रखना इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्यों है? क्योंकि राजा राम मोहन रॉय ने सती के एबॉलिशन में तो अपना पूरा का पूरा सहयोग दिया था, लेकिन उन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड के बारे में भी बात किया था, उन्होंने विडो रिमैरिज के बारे में भी बात किया था, उन्होंने विमेन एजुकेशन के बारे में भी बात किया था। और ठगी क्या हो गया? लूट, चुकारी नहीं, चोरी चुकारी, वो सारी। ठीक है, सो सप्रेशन ऑफ ठगी, ये सब चीजें जो है वो विलियम बेंटिक ने उस चीजों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। चलो वेरी गुड, चलो भाई शुरू हो जाओ। अब मुझे इसका आंसर बताइए कि who among the following governor generals created the convenated civil services of India which later came to be known as Indian Civil Services? ठीक है, so is it Warren Hastings, Wensley, Cornwallis और विलियम बेंटिक? बताइए कौन सा है? कॉर्नवालिस? बाकी आप सब भी बताइए जो इधर हैं। थग्स ऑफ हिंदुस्तान, उमर अली जी ने लिखा है थग्स ऑफ हिंदुस्तान, वेरी गुड। ठीक है, सो याद रखिएगा अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें, सी से सिविल सर्विसेज, सी से कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस जो है उन्हीं के ही कार्यकाल में जो है आपका, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था आपका इंडियन सिविल सर्विसेज। सो ब्रिटिशर्स दो अच्छी चीजें छोड़ गए हमारे लिए, एक रेलवेज छोड़ गए और दूसरी इंडियन सिविल सर्विसेज को छोड़ गए। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं पीएससी, पब्लिक सर्विसेज जो है हमारी, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? कौन से एक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था? चलो आप भी बताइए, बंद क्यों हो रहा है? आप भी बताएं मुझे यूट्यूब वाले कि 360। चलो एवरीबडी टेल मी
कि कौन से एक्ट में आपका पीएससी इंट्रोड्यूस हुआ था? कौन सा 21? आर्टिकल नहीं पूछा मैंने, एक्ट पूछा है। कौन सा इंडियन काउंसिल एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन सा है? 1930। देख लिया यूट्यूब पे? नहीं, अच्छा। सो याद रखना 1935 में फर्स्ट टाइम जो है वो पीएससी को इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसके बाद हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें भी हमने पीएससी को रखा था। सो अगर सिविल सर्विसेज पूछा जाए, सो इट वाज योर कॉर्नवेलिस। फिर हमने देखा था कि 18 आपके 61 92 में क्या क्या चेंजेस आए। पहले साइमल्टेनियस, पहले बाहर होते थे एग्जाम्स, फिर साइमल्टेनियसली इंडिया में और लंदन में होने लगे। पहली एज 19 थी, फिर 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। इनिशियली जो आपका होता जैसे कि घुड़सवारी, पोलो, वो एक मैंडेटरी गेम होता था कि वो आपको आना ही आना चाहिए अगर आपको सिविल सर्विसेज में पार्ट लेना। सो उसको हटा दिया गया। सो ये जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आए हैं वो आपके नंबर ऑफ एक्ट्स के थ्रू आए हैं। सो कॉर्नवेलिस ने इंट्रोड्यूस किया था आपका सिविल सर्विसेज, और पीएससी कौन से एक्ट में आया? 1935 के एक्ट में आया है। ठीक है, चलो अब ये बताइए मुझे, विद विच, वेरी गुड मेरठ, ठीक है, with which uprising is Mangal Pandey associated? Number 1, is it the Barakpur? Number 2, is it Meerut? Number 3, is it Delhi? Or number D, is it none of the above? नहीं, टाइमर का कुछ इसमें वो है ही नहीं है, बताइए जल्दी। मेरठ, ओके, मेरठ है। जो मेरे दिल पे आप लोगों ने आज छुरी चलाई है, अब उसको मैं कहाँ लेकर जाऊं? ठीक है, बता बता के थक गई कि मेरठ से शुरू हुआ था 10th में 1857 में मेरठ से शुरू हुआ था, लेकिन मंगल पांडे बिलोंग करते थे 34th नेटिव इन्फेंट्री ऑफ बैरकपुर। सो याद रखिएगा, ही बिलोंग फ्रॉम द 34th नेटिव इन्फेंट्री ऑफ बैरकपुर, और मेरठ से जो है रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ओके। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस, हु वाज द गवर्नर जनरल दैट टाइम जब ये शुरू हुआ था? लॉर्ड कैनिंग जो थे वो आपके गवर्नर जनरल थे जिस टाइम पे ये वाला जो है आपका रिवॉल्ट जो है शुरू हुआ था। डोंट गेट कंफ्यूज विद डलहौजी, डलहौजी जा चुके थे, उन्हीं के कार्यकाल में जो है पूरा का पूरा रिवॉल्ट, क्योंकि हम रिवॉल्ट की बात कर रहे हैं। रिवॉल्ट कब शुरू हुआ? तो आपके कैनिंग के टाइम पे शुरू हुआ था। अच्छा, मुझे बताइए, आपका नाम? ज्योति जी, आप मुझे बताइए कि दिल्ली से रिवॉल्ट किसने लीड किया था? राजपत। कनिंग नहीं है, शाहनवाज, कैनिंग है, कनिंग। बहादुर। क्वेश्चन सुनो, मैंने क्या बोला है, किन्होंने लीड किया था रिवॉल्ट दिल्ली से? जब आपकी क्लास होती थी ना, उस टाइम पे मेरा गला खराब था और मुझे 1.5 महीना लग गया था गला ठीक करवाने में, क्योंकि मुझे क्लास लेनी पड़ती थी। तो आप लोगों ने ये सुना? बख्तियार खान वॉज द वन जिन्होंने रिवॉल्ट को लीड किया था। याद रखिएगा, लीड करने वाले वॉज बख्तियार खान। बहादुर शाह को तो रातों रात उठ के डाल दिया गया था जेल में। ठीक है, सो बहादुर शाह डिड नॉट लीड द रिवॉल्ट। ठीक है, ओके। मुझे बताइए, सतारा से किसने रिवॉल्ट को लीड किया था? सतारा से बताइए। सतारा से नाना साहेब। आप लोगों ने तो पिक्चर भी अच्छे से नहीं देखी है, दीवानी मस्तानी, वही है ना? हाँ, सो दैट इज नाना साहेब जिन्होंने सतारा से जो है रिवॉल्ट लीड किया था। और मैं, आप मुझसे लिख के ले लो, अगर 1857 पे क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आने वाला है कि किसने कहाँ से रिवॉल्ट को लीड किया था। ममता, आप मुझे बताइए कि फैजाबाद से लीड करने वाले कौन थे? मौलवी। बहुत ही बुरी हालत है, तो हाल है, याद रखना कि फैजाबाद से लीड करने वाले थे आपके मौलवी
मैं उनका नाम भूल गई, बट उनका मौलवी कुछ आगे नाम था। सो याद रखिएगा जो मुस्लिम नेम है स्टार्टिंग विद मौलवी, दैट इज फ्रॉम फैजाबाद। और लखनऊ से लीड करने वाली थी आपकी बेगम हजरत महल, और इनके बेटे का नाम था ब्रिजेस कादिस, जिनको बनाया नहीं गया था, इनका आगे का राजपाट नहीं दिया गया था। ठीक है, झांसी से शाबाश। अब मुझे बताइए इनको सपोर्ट करने के लिए कौन आए थे? टीपू सुल्तान। शेख मुदस्सिर, टीपू सुल्तान कहाँ से आ गया? अच्छा, आगे का आंसर बता रहे हैं, ठीक है ठीक है। बताइए कि उनको सपोर्ट करने वाले कौन थे झांसी की रानी को? तांत्या टोपे एंड नाना साहेब। सो दे बोथ वर देयर, जिन्होंने इनको हेल्प किया था। और जो आपकी रानी लक्ष्मीबाई है, उन्होंने नाना साहिब को एज पेशवा भी घोषित जो है वो कर दिया था। उसके बाद नाना साहिब फ्लेड टू, कहाँ चले गए नाना साहिब? नेपाल चले गए। उसके बाद उनकी कोई भी हमको हिस्ट्री के बारे में नहीं पता। और तांत्या टोपे हाँ सो रहे थे, जब जाग खुली तो शेर आ गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट इज who among the following established embassies in foreign countries on modern lines? Number 1, was it Hyder Ali? Number 2, was it Mir Qasim? Number 3, was it Shah Alam II? And number D, was it Tipu Sultan? बताइए कौन है? ठीक है, बिल्कुल टीपू सुल्तान है इसका आंसर। अब इसमें एक पॉइंट आप एक और चीज याद रख सकते हैं, वो ये है कि जो आपके टीपू सुल्तान थे ना, बेसिकली उन्होंने फॉरेन कंट्रीज में जो है अपनी तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन जो इंट्रोड्यूस किए। जैसे कि आपके 3 जो मेजर कंट्रीज है वो आपकी, एक थी फ्रांस, एक आपकी इजिप्ट थी और दूसरी आपकी टर्की थी। इन 3 जगहों पे उन्होंने, इन 3 फॉरेन कंट्रीज में उन्होंने क्या किया था? मॉडर्न लाइन्स के ऊपर जो है वो अपना रूल किया था। सो इट इज टीपू सुल्तान। नेक्स्ट इज द लास्ट, ये तो कल भी आया था, दुलीप सिंह जो है वो इसके लास्ट किंग थे आपके सिख किंगडम के। अच्छा, एक और कुछ पॉइंट पूछ लेते हैं। आप मुझे बताइए कि पढ़ा है आपने थोड़ा बहुत हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर? पढ़ा है? चलो फिर बता दो। नहीं? चलो ठीक है, रहने दो क्योंकि आपको मेंशन नहीं है, तो लेट्स नॉट गेट इनटू इट। बस आप लास्ट मैं बस इतना आपको पूछने वाली थी कि जब ये हार गए थे आपके एंग्लो सिख वॉर में, उसके बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसके चलते जो है जो जम्मू कश्मीर जो है वो गुलाब सिंह को बेच दिया गया था 75 लाख में। कुछ लाखों की कमी पड़ गई थी, वरना चंबा और हिमाचल भी उन्होंने खरीद लेना था। 50 लाख की कमी पड़ गई थी, वरना उन्होंने खरीद लिया था। और कुछ जो आप जैसे कि लखनपुर वगैरह वाले जो एरियाज है ना, उनको बार्टर सिस्टम से लिया गया था कि आप ये वाला एरिया ले लो, हमको वो वाला एरिया, ताकि एक पूरा यूनिफाइड जो है वो बन सके। आपको पता है कितनी मुश्किल 75 लाख इकट्ठे किए थे उन्होंने? राजा थे, कोई महाराजा थोड़ी थे, लोन नहीं था, बट उनके राजा थे ऑब्वियसली उस टाइम पे, तो बड़ी मुश्किल 75 लाख बहुत मुश्किल से दिए उन्होंने। वो तो 1.5 करोड़ मांग रहे थे कि 1.5 करोड़ दो हमको एज वॉर इंडेमनिटी। ठीक है, हाँ जी, ब्रिटिशर्स मांग रहे थे, और कौन मांगेगा? जो आपके ये मेट कैल्फ है वही तो कर रहे थे नेगोशिएशन कि कितना दोगे, कितना दे सकते हो ये वो। और ये पहले से ही सिख वॉर से पहले ही इन्होंने डिसाइड कर लिया हुआ था कि आप लोग सिख का साथ नहीं देंगे, क्योंकि गुलाब सिंह की तो सारी लॉयल्टीज खत्म हो गई थी आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। तो उन्होंने बोला कि मैं तो साथ नहीं दूंगा, क्योंकि देखो ना सिख एम्पायर यहाँ पे था, ब्रिटिशर्स ने तो यहाँ से आना था, तो बीच में जम्मू आता था, तो उनको जाने दिया तभी तो वो आए। अगर डोगरा रूलर्स रोक देते तो कैसे आते? सो उन्होंने कहा था कि आप जाओ, लूट जाओ, लूट खाओ। ठीक है, सो तभी जो है वो जो सिख एम्पायर है वो, यहाँ तक ये भी कहा गया है कि सिख जो सोल्जर्स थे उनके पास रोटी नहीं थी खाने के लिए, क्योंकि बड़ा दुख होता है उसको। ठीक है, क्योंकि जहाँ से इनको फूड ग्रेन्स वगैरह आते थे जम्मू वगैरह से, उन्होंने देना ही बंद कर दिया। सो इनके पास खाने को भी बड़ी मुश्किल से इन्होंने जो है ये पूरा वॉर लड़ा था। ठीक है अरे देखो, इट इज ऑल पॉलिटिकल ना, क्योंकि सिख एम्पायर में महाराजा रंजीत सिंह के बाद कोई भी एक अच्छा रूलर आया ही नहीं था, कोई केपेबल था ही नहीं। सो कुछ ना कुछ तो करना, वो भी कब तक राजा बन के रहते। और अगर मैं एक कैपेबल जैसे कि मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, मैं एक कैपेबल टीचर हूँ, तो मैं क्यों कहूँगी कि यार कोई नालायक सा टीचर जो है वो मेरी जगह ले ले? तो मैं तो कहूँगी कि तू चल और मुझे कराने दे काम। ठीक है, ऑब्वियसली इट हैपेंस। तो ये पुराने टाइम से चल रहा है। चलो, हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? ठीक है, कौन था जी?
लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन से दरबार में घोषणा की गई थी क्वींस प्रोक्लेमेशन की? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, अलाहाबाद दरबार। ठीक है, सो अलाहाबाद दरबार में जो है ये प्रोक्लेमेशन किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, Who among the following introduced the permanent settlement in Bengal in 1793? Number 1 Cornwallis, number 2 Robert Clive, number C Ripon या number D John Adam? वो तो आप बताएंगे। बताइए बताइए इसका आंसर। सी, नहीं सी, इधर आंसर आया है। सी सी सी, शाहनवाज भी सी, रजत डी, शेख ए। ओके, सो अगर हम बात करेंगे परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, देखो आंखें, कान, नाक और मुंह नहीं, बाकी जो आंखें है खोल के रखना, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जब मैंने इसका आंसर अभी जब करी थी तो मेरे को लगा रॉबर्ट क्लाइव है, क्योंकि वो मेरी बेवकूफ़ी थी। वाई? क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट को मैंने डल सेटलमेंट समझ लिया। सो जल्दबाजी नहीं करनी है, परमानेंट सेटलमेंट की बात होगी सो इट वाज बाय लॉर्ड कॉर्नवेलिस, और अगर डल सेटलमेंट की बात होगी सो इट इज रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, सो डल सेटलमेंट इन बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, और परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल इज योर कॉर्नवेलिस, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और डेल सेटलमेंट 5 साल ही चल पाई और उसके बाद उसको हटाकर डेल सेटलमेंट खत्म करके पूरा का पूरा बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश, और आपका जो बक्सर था इट टर्न्ड आउट टू बी द मोस्ट डिसाइसिव बैटल, जिसके बाद बंगाल पूरा का पूरा मोस्ट फर्टाइल प्रेसिडेंसी वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। चलो अब इसका आंसर बताइए। Provincial autonomy was provided by number 1 the Government of India Act 1935, the Montagu-Chelmsford Report या Reform, Government of India Act 1919 या India Independence Act 1947? बताइए। चलो एवरीबडी आंसर क्वेश्चन नंबर 13। बताइए। चलो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट तो बताने की जरूरत नहीं है, 48 में जा रहे थे, 47 में ही चले गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या इंट्रोड्यूस हुआ था? डायरेक्शन। जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स। हमने पढ़ा था ना, रिजर्व्ड और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में बांट दिया गया था। क्या वो सेंटर में था या वो आपके प्रोविंसेस में था? प्रोविंसेस में था, सेंटर में कोई भी बड़ा चेंज नहीं किया गया था। सो 1919 की बात किया जाएगा, सो इट इज डायरकी। 1919 के बाद कौन सा एक्ट आया है? 35 का एक्ट, ये दोनों सेम है, ठीक है ना? आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन। ये 1935 के एक्ट में भी डायरकी था ही था, लेकिन डायरकी कहाँ उठा के डाल दी गई थी? प्रोविंसेस से डायरेक्ट उठा के डाल दी गई सेंटर में, और प्रोविंसेस को क्या दिया? सो आंसर आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात जो है वो की गया था, जिसमें आपका बजट जो है वो प्रोविंसेस अपनी बनाएगी, जो अपने डिसीजन जो है खुद लेंगे। और अब रिजर्व ट्रांसफर सब्जेक्ट्स कहाँ चले गए थे? आपके सेंटर में चले गए थे। यहाँ तक कि आपकी सेक्रेटरी ऑफ, जो आपका सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है उसकी पोस्ट को भी खत्म कर दिया गया था, और आपका जो वाइस रॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका भी नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? क्या रख दिया गया था? वाइस रॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल का नाम बदल के क्या रख दिया गया था? एडवाइजर्स, एडवाइजर जो है वो रख दिया गया था। ठीक है, अबरार आपका आंसर मैंने देख लिया 1909, उसने काट के फिर डिलीट करा दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज
द क्रिएशन ऑफ फेडरल कोर्ट, वेरी गुड जी, बताइए क्रिएशन ऑफ फेडरल कोर्ट वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स और कमीशंस? नंबर 1 1919, ली कमीशन 1923, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 या इंडियन काउंसिल 1909? सोच लो एक बारी फिर से, सोच लिया, लॉक कर दिया जाए? ठीक है, हाँ कितने थे? अब जरा सोचो, फेडरल कोर्ट के थे कि हाई कोर्ट के थे? हाँ, जो आप बात कर रहे हैं वो आप 61 की बात कर रहे हैं, जब आपके हाई कोर्ट वगैरह में जो बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट बना, जो सुप्रीम कोर्ट की तब बात हुई थी, हम उसकी वो अलग है, ये तो फेडरल कोर्ट था, ये बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट बना था, ठीक है। सो हाँ, सो अगर आपको पूछा जाए प्रेजेंट डे सुप्रीम कोर्ट वो कब बना था, वो आपका 1935 के एक्ट में बना था, दैट इज योर फेडरल कोर्ट, जिसको आज के टाइम पे हम सुप्रीम कोर्ट के, दैट इज योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अच्छा ज्योति जी आप मुझे बताइए, ली कमीशन किस चीज के लिए आई थी? हाँ बताइए, ली कमीशन किसके लिए आई थी? कल भी बताया मैंने आपको। – 1923 आ चुका है, 1927 आने वाला है, साइमन कमीशन आने वाले हैं डायरकी को देखने के लिए कि डायरकी सही से काम कर रही है कि नहीं। तो उससे पहले नंबर ऑफ कमीशंस और कमिटीज बिठाई गई थी, 3 इंपॉर्टेंट कमीशंस थी आपकी, ली, मुड्डी मैन एंड लिनलिथगाओ कमीशन। तो ली कमीशन किस चीज के लिए थी? यस शबीर, यू आर राइट। 2 साल के बाद 1937 में वो बना था और फिर हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस उसको सुप्रीम कोर्ट बना लिया, ठीक है। बताइए बताइए जल्दी, ली कमीशन किस चीज के लिए थी? राज फेलियर के लिए थी। बता बता के मैं आपको थक गई कि यहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर्स जो है वो रिक्रूट नहीं हो रहे थे, सो राज फेलियर को देखने के लिए आई थी आपकी ली कमीशन। आपका नाम? जावेद जी आप मुझे बताइए, मुड्डी मैन कमीशन किस चीज के लिए आई थी? शायद ही तो नहीं। आपका नाम? आपका नाम क्या है? साहिल जी आप बताएं, मुड्डी मैन कमीशन आप बताएं। नहीं आप बताएं। नहीं आप? मुड्डी मैन कमीशन वॉज फॉर योर, जो आप लिनलिथगाओ कह रहे हैं वो आपका एग्रीकल्चर के लिए था। मुड्डी मैन जो है वो आपका डायरकी देखने के लिए आया था कि डायरकी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और फिर मुड्डी मैन ने दिए थे 2 रिपोर्ट्स, मेजर रिपोर्ट और माइनर रिपोर्ट। मेजर इसीलिए, मेजॉरिटी रिपोर्ट इसीलिए क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर सपोर्टिंग द रिपोर्ट, और माइनॉरिटी इसलिए क्योंकि मिनॉरिटी ऑफ द पीपल वर सपोर्टिंग दैट रिपोर्ट, और इसीलिए आगे चलकर भी जो है वो डायरकी मेंटेन की गई, ठीक है। चलो जी, इसका आंसर बताइए। Who was the architect of communal awards? चलो ममता बताइए मुझे, who was the architect of communal awards? नंबर 1 लिनलिथगाओ, नंबर 2 रीडिंग, इरविन या रैमसे मैकडॉनल्ड? उसमें ये हुआ था रैमसे मैकडॉनल्ड्स। हाँ मैम, हाँ नहीं वो दूसरे हाँ कल बताया था। क्या है आंसर? मैम दी मैम स्टोरी मुझे लगा आपको नहीं स्टोरी तो मैकडॉनल्ड मैम। ठीक है, देखो कम्युनल अवार्ड्स का नाम कम्युनल अवार्ड नहीं था, कम्युनल अवार्ड इंडियन इसका कोनोटेशन था, हमने इसको कम्युनल अवार्ड बोला, बट इसका नाम मैकडॉनल्ड अवार्ड था। सो मैकडॉनल्ड अवार्ड कौन है आपके? रैमसे मैकडॉनल्ड वाज द वन जिन्होंने इस अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया था। अब मुझे बताइए, क्या कम्युनल अवार्ड्स एक्सेप्ट हुए थे? नो मैम, एक्सेप्ट नहीं हुए थे। गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक कर दी थी, फिर बी.आर. अम्बेडकर के उन्होंने बोला प्लीज हालत होने में, बोला हम एकदम सीख लेंगे। ठीक है, और कौन सा पैक्ट साइन किया गया था उसके बाद? मैम ने कल मुझे बताया था। बताइए कौन सा? ओके वेरी गुड। अब मुझे बताइए कि इस कम्युनल अवार्ड के बाद कौन सा पैक्ट साइन किया गया था? पूना पैक्ट। आप बताइए ब्लू हुड में पूना पैक्ट किन 2 लोगों के बीच में साइन हुआ था? वेरी गुड, गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में साइन हुआ था, और सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजेक्ट किया गया था। मदन, बिल्कुल अभी बताती हूँ। ओके आई टेल यू, वो मैंने क्लास में बताया है, इनको नहीं बताया पर मैं भी बता देती हूँ। अब याद रखिएगा, जब ये पूना पैक्ट साइन होता है उस टाइम पे
सेपरेट इलेक्टोरेट को डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजेक्ट किया जाता है और उसके बाद कहते हैं कि इनको रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड कर दो। अब गांधी जी वॉज इन जेल दैट टाइम, तो इनके बिहाफ में जिसने पूना पैक्ट को साइन किया दैट वाज मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने पैक्ट को साइन किया था। ओके आपका 1923-24 का एक सेशन, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट आप मुझे बताइए कि सी आर दास वॉज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, बट सी आर दास वॉज इन जेल दैट टाइम, तो उस सेशन को प्रिजाइड करने वाले एक्टिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन बैठे थे बताइए। ये क्लास में बताया है मैंने, बताइए बताइए आप लोग बताइए। सी आर दास उस टाइम पे जेल में थे और ये अपने आप में ही बड़ा हिस्टोरिक है क्योंकि वो जेल में होकर भी प्रिजाइड किया था उन्होंने, लेकिन फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे। उनकी जगह पे जिसने एक्टिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम किया दैट वाज हाकिम अजमल खान। सो हाकिम अजमल खान वाज द वन जिन्होंने उनकी जगह पे प्रिजाइड किया था। ठीक है, सो किसकी जगह पे? सी आर दास की जगह पर किया था। और सी आर दास किसके साथ रिलेटेड है, कौन सी पार्टी के साथ? एंड बिल्कुल आईएनसी एंड इंडियन कांग्रेस खिलाफत पार्टी, दैट इज योर कांग्रेस खिलाफत स्वराजिस्ट पार्टी, सो स्वराज पार्टी के साथ भी रिलेटेड है। सी आर दास सेक्रेटरी थे या प्रेसिडेंट? बताइए, सेक्रेटरी थे या प्रेसिडेंट? क्या थे? वेरी गुड, क्या थे? सेक्रेटरी, वेरी गुड। ही वॉज द प्रेसिडेंट। मैंने उस टाइम पर भी आपको कहा था, नोट्स पे लिख लो कि सी आर दास वॉज द प्रेसिडेंट, मोतीलाल नेहरू वॉज द सेक्रेटरी, वन ऑफ द सेक्रेटरीज ऑफ द स्वराजिस्ट पार्टी। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज वेयर वॉज जेतिया सरकार फॉर्म्ड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। नाउ क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे देयर वर नंबर ऑफ पैरेलल थिंग्स आल्सो हैपनिंग, जैसे कि आपके नागपुर में जो है कुछ कुछ चीजें बन जाएंगी, वो अपने वहां से क्विट इंडिया मूवमेंट कर रहे हैं। सिमिलरली जेतिया सरकार जो है वो भी क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे ही एक्टिव हुआ था। आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कहां पर जो है वो चल रहा था? बलिया, नागपुर, सतारा, तमलूक। हाँ, गया सेशन, वेरी गुड। गया सेशन तो आपका 23 में जब आपका सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने इससे अपने आप को कांग्रेस से हटा लिया था। ठीक है, हाँ, वो 1925 का सेशन है जब सी आर दास की जगह हाकिम अजमल खान बैठे थे। ठीक है, बताइए। ठीक है, सो याद रखिएगा इट इज तमलूक नॉट सतारा। सो तमलूक में थे आपके जैतिया सरकार। ठीक है जी, नेक्स्ट इज क्वेश्चन पढ़ो पहले पूरा। द क्वेश्चन इज विनोबा भावे वाज चूजन एज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह, हु वाज द सेकंड? नंबर 1 राजेंद्र प्रसाद, नंबर 3 सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? नहीं, काट रही उसको ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बताइए। सो इट इज योर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ममता जी आप मुझे बताइए हु वाज द थर्ड पर्सन टू ज्वाइन सत्याग्रह? कल आपको करवाया था। विशाल इज राइट, अमन इज राइट, सैयद बुखारी इज ऑल्सो राइट। दो ने ठीक है, बताइए, सोचिए कौन सा पटेल? अच्छा नहीं, वल्लभ भाई पटेल जी नहीं। बताइए। अरे देखो, इसमें नहीं लिखा है थर्ड का, इसमें तो सेकंड का नाम लिखा है। आपने मुझे थर्ड पर्सन का नाम बताना है। महात्मा गांधी ने ही तो शुरू किया था क्विट इंडिया मूवमेंट एज डू और डाई। ठीक है, ब्रह्मदत्त, ये आपको क्लास में लिखवाया था मैंने कि ब्रह्मदत्त वाज द वन हु बिकेम द थर्ड पर्सन टू जॉइन द सत्याग्रह। ठीक है, अगर क्विट इंडिया मूवमेंट की बात आएगी, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज प्रपोज्ड बाय हु? चलो रुक जाओ, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लिख दो जी महात्मा गांधी, यहाँ पे लिख दीजिए ब्रह्मदत्त। ठीक है, और आप मुझे बताइए, द क्वेश्चन इज कि हु proposed
क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट किसने प्रपोज किया था? क्विट इंडिया मूवमेंट ब्रह्मदत्त। ओके, आप लोग भी मुझे YouTube पे बताइए कि हु प्रपोज क्विट इंडिया मूवमेंट? बापू। और किसने लीड किया था क्विट इंडिया मूवमेंट? बापू ने। किया था वो, तो वहाँ पे तुमने सच ये दोनों अलग क्वेश्चंस हैं, दोनों एक क्वेश्चन समझ के बापू बापू करके करके नहीं आ जाना, बापू की भी आत्मा कांप जाएगी, ठीक है? अगर प्रपोज की, सुनो 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 सुनो, अगर आपको पूछा जाए कि किन्होंने प्रपोज किया था, प्रपोज करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू, बट जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि गांधी जी आप लीजिए स्टैंड फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट एंड यू बिकम द लीडर ऑफ द मूवमेंट, और तभी तो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। सो तब गांधी जी ने टैलिस्मैन दिया था डू और डाई का, ईदर वी आर गोइंग टू गेट व्हाट वी वांट और वी विल डाई इन इट्स अटेम्प्ट। सो प्रपोज करने वाले थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है जी। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कब हुआ था? महात्मा गांधी नहीं है, नासिर, यू आर राइट, इट इज नेहरू जी जिन्होंने प्रपोज किया था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। भवानी इज ऑल्सो रॉन्ग, साहिल आप तो नहीं है गई? नहीं, साहिल इज ऑल्सो रॉन्ग, सी राजगोपालाचारी, साहिल जी आप फिर से गलत हो गए, ठीक है? ओके, बताइए क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? 19? डेट बताओ, डेट 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 8 अगस्त, बिल्कुल, ठीक है। 8 अगस्त को जो है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था और 9 अगस्त के सुबह सुबह ही सारे टॉप लीडर्स को उठा लिया गया। तभी तो क्विट इंडिया मूवमेंट को क्या बोला जाता है? लीडरलेस मूवमेंट, किसका कोई भी लीडर नहीं था। बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए, इस क्विट इंडिया मूवमेंट के चलते एक ऐसे बंदी थे जिन्होंने अंडरग्राउंड रेडियोस को चलाया था। अंग्रेजनी का नाम बताइए। नहीं नहीं वो कुछ नहीं, ग्रैंड आरफत नाम था उसका। नहीं आरफत? नाम हाँ, रुको किससे नाम मिलता है? एस से? ओके, सरोजनी नायडू, वो ग्रेस नाम था मैम, कुछ एनिया, ओके, एनिया बेसेंट नहीं, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, ओके ओके, एनी बेसेंट आपका, सरोजनी नायडू, ज्योतिबाई बाई फुले या उषा मेहता? ज्योति बाई, ये है बस मेरे कानों से खून निकल आएगा। बस याद रखिएगा, अगर आपको पूछा जाए अंडरग्राउंड रेडियोस किसने चलाए, इट इज उषा मेहता, नॉट एनी बेसेंट। एनी बेसेंट तो चली गई आपका। अभी जो है कौन, जो ज्योतिबाई फुले, जो आप जिन बेन की बात करें वो अनुसुईया बेन थी। वो आपके वो जो आपके हमने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की थी ना, वो उनके साथ रिलेटेड थी, इनका नहीं है, ठीक है? थोड़ा मिक्स हो जाता है, कोई बात नहीं, हो जाता है, पर हो जाएगा ठीक, ठीक है? चलो नेक्स्ट, अच्छा चलो भाई करो, इसका आंसर निकालो। चलो लगा दीजिए जी इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। चलो बताओ क्या आंसर होगा। यस विशाल, यू आर राइट, इट एनी बेसेंट जो है वो मर गई थी उस टाइम तक, बिल्कुल सही। उषा मेहता, वेरी गुड। अबरार यू आर राइट, रियाज यू आर राइट, अरुण इज ऑल्सो राइट, शाहनवाज इज राइट, नीरज इज ऑल्सो राइट, शेख मुदस्सिर इज ऑल्सो राइट, रजत इज ऑल्सो राइट। नहीं विशाल, इट इज नॉट जेपी नारायण, इट इज नॉट जेपी नारायण। बताइए इसका आंसर, बताइए अब मुझे क्या है। ए 2134, अच्छा कितने हैं 2134 वाले? 2, ओके, सो 2 पीपल से 2134। एंड ये वाला दूसरा क्या बोला? 1234। ये कौन वाले हैं? मेजॉरिटी, अच्छा 2 ही हैं, और बाकी के 2 आपने अपना वोट एब्स्ट्रेन कर दिया है, जैसे इंडिया ने किया है यूक्रेन और रशिया के बीच में। ठीक है जी, इसको आप भी सपोर्ट कर रही है, वेरी गुड जी। अभी मुझे क्यों लग रहा है कि इसका आंसर ये निकलेगा, चलो अभी देखते हैं। ओके, सो मॉर्लेम इनटू रिफॉर्म्स, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, ओ सॉरी 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 सॉरी, गलती मेरे से भी गलती हो सकती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लखनऊ पैक्ट, अब बताइए क्या होगा इसका?
क्रोनोलॉजिकल सबसे पहले क्या हुआ है 1 2 3 4, सो 1 2 3 4 वाले दो जो है वो जीत गए, वो जो एंड वाले थे, सो इट इज 1 2 3 4 जो है वो हो गया, ठीक है। अच्छा वो हमारा चलो नेक्स्ट, ओके अब बताइएगा मुझे, वेयर वॉज महात्मा गांधी व्हेन अ रेड वॉज मेड बाय कांग्रेस वॉलंटियर्स ऑन दारासना sand salt depot? Number 1, was it Yarwada jail? Number 2, was it Aga Khan Palace Pune? Number B, is it Sabarmati jail? या D, is it अहमदनगर फोर्ट जेल? ठीक है बताइए कहाँ थे जी? साबरमती की जेल में। ओके आप पहले मुझे ये बताइए कि धरासना का जो ये रेड हुआ था, जो धरासना में रेड हुआ था, ये किसने करना था? रेड अंग्रेज थोड़ी करेंगे अपने ही उसमें, रेड तो हम लोग करेंगे ऑब्वियसली ना। नहीं इसको ऐसे समझो कि रेड मतलब गवर्नमेंट का ही होगा ना, तो उस पे गवर्नमेंट थोड़ा खुद रेड डालेगी, रेड तो हम लोग जाके डालेंगे। सूर्य से रिलेटेड टू योर महाराष्ट्र जो जब भी आएगा ना आपका, तो उसमें आपका सॉरी चित्तगोंग, जब भी चित्तगोंग आएगा तो आंखें बंद करके सूर्य सेन, बाकी देखने भी नहीं है, ठीक है। ओके बताइए धारासना किसने करना था रेड? महात्मा गांधी ने खुद रेड करनी थी आपके धारासना में। याद रखिएगा गांधी जी के आइडिया के बारे में या प्लान के बारे में ब्रिटिशर्स को पता चल गया, सो गांधी जी को उठा के डाल दिया गया यरवदा की जेल में, ठीक है। और उसके बाद इस धारासना की रेड को लीड करने वाले थे आपके गांधी जी, जेल है। अब बताइए उसके बाद किसने लीड किया इस रेड को? ओके इंदुलाल याग्निक, सरोजिनी नायडू, आपके सी राजगोपालाचारी या मनीलाल? बताओ। अच्छा मनीलाल कौन है? चलो ठीक है मनीलाल बोला, मनीलाल कौन है? इस पॉइंट को ना मैंने बड़े अच्छे से क्लास में बताया था कि तमिलनाडु का जब नाम आएगा तो आपने राजगोपालाचार्य डाल देना है, चित्तगोंग का नाम आएगा तो सूर्य सेन डालना है, और जब भी धरासना का नाम आएगा तो आंखें बंद करके मनीलाल पे टिक मारना है, और साथ में सरोजनी नायडू, इन दोनों ने ही जो है धरासना की रेड को लीड किया था। मनीलाल कौन है? गांधी जी के सन, पुत्र थे इनके। अच्छा अगर आपको नहीं पता था तो फिर वो कौन थी, पुतली बाई कौन थी? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। सो याद रखिएगा मनीलाल मनीलाल जो है मनीलाल गांधी, और क्या होगा? मिस्टर गांधी, सन ऑफ गांधी। वेरी गुड वारिस यू राइट। हाँ पुतली बाई वॉज द मदर, सॉरी आई एम सॉरी, पुतली बाई वॉज द मदर एंड कस्तूरबा गांधी वॉज हिज वाइफ, और इनकी वाइफ भी पूरे टाइम पर ही इनके साथ ही रही थी, जस्ट लाइक योर ज्योतिबा फुले एंड योर क्या कहते हैं उनको, सरोजनी नायडू ने ज्योतिबा फुले और उनका हस्बैंड, बताइए मुझे, ट्रुथ सीकर्स किसने बनाया था? ट्रुथ सीकर्स ज्योतिबा बाई फुले, और साथ में उनके हस्बैंड का नाम क्या था? बताइए। सावित्रीबाई फुले, ठीक है। सो जैसे कि आपके ज्योतिबाई फुले और आपका सावित्रीबाई फुले, जैसे ये थे आपके हस्बैंड वाइफ, सिमिलरली आपके जो महात्मा गांधी थे उनके जो सन थे आपके मनीलाल, ही वाज द वन जिन्होंने धरासना की उसको लीड किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, इसका आंसर बताएं, ये भी मैंने बताया हुआ है आपको, ठीक है। जब भी आपको रेड शर्ट पार्टी का नाम आएगा तो आपको किस पे टिक मारना है? अब्दुल गफर खान पे मारना है, एंड ही इज आल्सो नोन एज
बादशाह खान एंड फ्रंटियर गांधी भी इनको बोलते हैं। और इनके द्वारा कौन से वॉलंटरी ग्रुप स्टार्ट किया गया था? खुदाई खिदमतगार जो है इनके द्वारा शुरू किया गया था। और एक बारी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि रेड शर्ट्स के लिए कौन फेमस था? सो इट इज अब्दुल गफर खान। और कहां से लीड किया था इन्होंने? पेशावर से लीड किया था, नॉट लाहौर। ठीक है, सो पेशावर से लीड करने वाले थे आपके अब्दुल गफर खान। चलो नेक्स्ट इज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। ठीक है, बताइए। मैम उसका नाम इतना लॉन्ग में लिखा, पहली बार देखा तभी ठीक है, उसको पढ़ा नहीं मैंने। चलो सो इसका आंसर क्या है आपके? हु वाज द फाउंडर ऑफ योर स्वराज पार्टी? इट इज चितरंजन दास। और चितरंजन दास वाज आल्सो द पॉलिटिकल गुरु ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आपके चितरंजन दास वाज द पॉलिटिकल गुरु। ये एक्चुअली में मेरे साथ भी हुआ है। एक बारी मैंने किसी को बोला, मैंने कहा चितरंजन दास तो थे, पागल है क्या, सीआर दास थे। मैंने कहा तो दोनों सेम ही है। एक बारी एक ऑप्शन में एमके गांधी लिखा था, तो बोली इसका नाम, इसका एमके गांधी नहीं है, तो महात्मा गांधी था। मैंने कहा यार मोहनदास करमचंद गांधी ही तो है। ठीक है, शॉर्ट वही है। ठीक है, तो चितरंजन दास वाज द वन जिन्होंने फाउंड किया था आपके स्वराज पार्टी को। ओके, स्वराज एज द एजेंडा was adopted in which session? Swaraj. बताइए। स्वराज का पूछ रही, इसका आंसर आ चुका है। मैं आपको पूछ रही हूँ कि स्वराज एज द एजेंडा फॉर आईएनसी कब अडॉप्ट किया गया था? 1906 में किया गया था। हु वॉज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर? दादा भाई नारोजी वॉज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। कहाँ किया गया था? कैलकाटा सेशन में इसको इंडोर्स किया गया था। और 1905 में क्या किया गया था? स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया गया। स्वदेशी कहाँ चल रहा था? ठीक है, वहां पे चल रहा था। उसको बोला कि स्वदेशी जो है हम भी इसको सपोर्ट करते हैं। और फिर लेटर ऑन स्वराज जो है वो अडॉप्ट किया गया इन द एडजेसेंट ईयर। ओके, नेक्स्ट इज, चलो, who among the following was the one to have escaped being hanged in the Kakori conspiracy case? Number 1 Ashfaquल्ला Khan, number 2 it is Rajinder Lahiri, number C Ram Prasad Bismil और D चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद की बहुत कोशिश किया गया कि इनको मतलब पकड़ लिया जाए, फांसी दिया जाए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद कभी भी इनके हाथ नहीं लगे। इन बिल्कुल। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पार्क? दिल्ली में नहीं था, कहां पे था? नो, बताइए मुझे। चंद्रशेखर आजाद को जहां पे मारा गया उस पार्क का नाम क्या है? एल्फ्रेड पार्क इज द नेम ऑफ द पार्क जहां पे इनको मारा गया था। और ये आराम से जो है वहां से, मतलब इससे पहले जो इनको पकड़ा गया इनके लोगों को, वहां से एस्केप होके भाग गए थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज, ये भी आसान है। जी नहीं, इनको गोली मारी गई थी, खुद को नहीं मारी थी इन्होंने गोली। ठीक है, ये उधर ही थे। बेसिकली इन्होंने बोला कि इनको कुछ नहीं होगा, मुझसे गुजरना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, नेम द फर्स्ट recorded Muslim revolutionary who was hanged for India's independence. Number 1 was it Muhammad Ali, number 2 was it Shaukat Ali, number C was it Ashfaquल्ला Khan या D is Azizuddin? बिल्कुल, दीपक इज राइट। दीपक साहिल यूर राइट, इट इज अशफाकुल्ला खान, जिनको लाहौर आपकी काकोरी कॉन्स्पिरेसी के लिए जो है इनको पकड़ लिया गया था। और इनका जो जन्म है वो भी 1900s के टाइम पर ही हुआ था। ही वॉज वेरी यंग जब इनको हैंग कर दिया गया था। और इनको माना जाता है एज द फर्स्ट जो मुस्लिम है जो शहीद हुए थे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, which of the following is not associated with Kakori conspiracy? काकोरी कब हुआ था? कल करवाया था ना, तो याद। ठीक है, सो काकोरी हुआ है 1925 में। कौन कौन नहीं था बताइए? राज प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान या भगत सिंह?
भगत सिंह, हाँ रोशन सिंह, बताइए कौन नहीं था? इमरान वानी, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने ये बताया है, ठीक है। ओके, सो इट इज भगत सिंह। भगत सिंह जो है वो काकोरी के साथ रिलेटेड नहीं थे। भगत सिंह जो है वो सौंडर के मर्डर के साथ और मतलब उसके मर्डर को प्लान करने के साथ रिलेटेड थे और सबसे ज्यादा लाहौर कॉन्स्पिरेसी के साथ रिलेटेड थे। लाहौर कॉन्स्पिरेसी कब हुआ था आपका? 28 में तो 29 में हुआ था आपका लाहौर कॉन्स्पिरेसी, जहां पे उन्होंने बॉम्ब जो है वो फेंका था असेंबली में। अब आप मुझे बताएंगे कि व्हाट वर द नेम ऑफ द 2 बिल्स जिसके ऊपर बात हो रही थी और हमारी बात सुनी नहीं जा रही थी। तो भगत सिंह ने जब बॉम्ब फेंका और बोला कि आपके कानों में आवाज नहीं आ रही, शायद इस धमाके के साथ आ जाएगी। तो बताइए, पब्लिक सेफ्टी बिल एंड रोलैट एक्ट। नो, रोलैट तो मतलब उसके बाद ही जो है 1919 के बाद जो है भगत सिंह एंटर इनटू द फ्रीडम स्ट्रगल। उससे पहले तो ये छोटे मोटे अपने दादाओं के साथ ही थे, बट उसके बाद एक्टिवली ये आगे थे जलियांवाला बाग के बाद। बताइए बताइए। एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, ठीक है। सो ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के ऊपर बात हो रही, जिसमें हमारे स्वराजेस जो है बोल बोल के थक गए पर बात सुनी नहीं गई थी, ठीक है। नेक्स्ट इज, in which of the following jails the book Discovery of India was written by Jawaharlal Nehru? Number 1, was it Ahmednagar Fort Jail? Number 2, was it Yarwada? Number 3, was it Alipur Central Jail? Or number 2, was it Dioli Camp Jail? Trade disputes bill, बिल्कुल मनीष जी, you're right. Sheikh is also right. Industry Act is not the answer, Vishal. (25) का ए, वेरी गुड। साहिल शर्मा, यूर राइट। सो याद रखिएगा, ये जो आपका अहमदनगर फोर्ट जेल है वहां पे लिखा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और जवाहरलाल नेहरू को 5 महीने लगे थे ये पूरी किताब लिखने के लिए। और डिस्कवरी नहीं, वो मैंने लेटर्स पढ़ा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं मैंने पढ़ी है। इन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी के लिए किताब लिखी है, वो मैंने पढ़ी है, जिसमें मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, बस हिंदुस्तान कैसा है, टोपोग्राफी, उस सब के बारे में बताया गया है, ठीक है, टोपोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट इज, which of the following parties did not support Quit India movement? Number 1, is it Hindu Mahasabha? Number 2, was it Communist Party of India? Number 3, was it the Unionist Party of Punjab? बताइए। 26 बिल्कुल। ये भी मैंने आपको क्लास में बताया था कि ये चाहे याद रखो कि नहीं रखो कि किस किसने सपोर्ट किया, किस किसने सपोर्ट नहीं किया था, वो याद रखना जरूरी है। सो याद रखिएगा, इट इज ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों ने ही क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। चलो, ये जरूरी है। विच पोर्टफोलियो वॉज हेल्ड बाय राजेंद्र प्रसाद इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946? एक्सटर्नल अफेयर्स, फूड एंड एग्रीकल्चर, डिफेंस, या नन ऑफ दीज? बिल्कुल, इट इज फूड एंड एग्रीकल्चर, जिसके साथ जो है आपके राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। ओके, अगर मैं आपको पूछूं लियाकत अली, वो किसके साथ जुड़े थे? फाइनेंस के साथ, क्योंकि इन्होंने जो है काम में बिल्कुल ही रोड़ा जो है वो डाल दिया था। ये कोई भी जो है फाइनेंस पास होने नहीं देती, जिसकी वजह से नेहरू जी ने बोला कि इनको मुस्लिम लीग को बाहर निकालो, क्योंकि ऐसे काम नहीं होने वाला है, ठीक है। और फिर जिन्हा ने बोला डायरेक्ट एक्शन डे कि अब तो पाकिस्तान बनकर ही रहेगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज डायरेक्टली रिलेटेड टू पूना पैक्ट ऑफ 1932? Number 1, was it for Indian women's? Number 2, was it India labor class? Number C, Indian farmers? or number D, was it Indian depressed classes? So it is your Indian depressed classes. याद रखिएगा, पूना पैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया था एज अमेंडमेंट टू कम्युनल अवार्ड्स, ठीक है, या मैकडोनल्ड अवार्ड्स के अमेंडमेंट की तरह इसको एक्सेप्ट कर दिया गया था। चलो, बिल्कुल ये वाला भी मैंने बताया था आपको क्लास में। चलो, तिनकातिया सिस्टम, नहीं ये वाला है, तिनकातिया सिस्टम,
रुको रुको, रुक जाओ, ठीक है। तिनकातिया सिस्टम इन चंपारण, अभी बहुत क्वेश्चन आएंगे इसके साथ, फिर सबको मौका मिलेगा, फिक्र नहीं करो, ठीक है। तिनकातिया सिस्टम इन चंपारण मेंट नंबर 1 कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन द 3/20 एरिया ऑफ लैंड, नंबर बी कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो इन 3/19, 3/18 या नन ऑफ दीज। बिल्कुल, सो इसका आंसर है ए। अब हमको होनहार, वो जो ब्लू शर्ट में है, वो हमको बताएंगे कि दिस वाज गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह, तो सारे ही थे। चंपारण वाज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब मुझे बताइए गांधी जी का फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहाँ था? हाँ, कहाँ? तो साउथ अफ्रीका में क्या था? क्या? आपने बोला था अगर इंडिया का पूछे तो फिर क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। अगर पूछा जाएगा कि पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहाँ था, इट वाज इन अफ्रीका। अगर इंडिया में पूछा जाएगा देन इट इज खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। अब आप मुझे बताइए खेड़ा सत्याग्रह के बाद कौन से 2 नाम गांधी जी के साथ जुड़ गए? कौन से 2 नाम जुड़ गए गांधी जी के साथ? कौन से 2 नाम जो है वो गांधी जी के साथ, मतलब एमिनेंट फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी बन गए? पुराने दोस्त थे। हाँ, ये भी पढ़ाया हुआ उसमें। आप रिवाइज नहीं करते अच्छे से? इंदुलाल याग्निक एंड वल्लभ भाई पटेल, और सरदार का टाइटल इनको मिला था कौन से सत्याग्रह में? वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल बारदोली सत्याग्रह इन 1928। देखो अभी हाल ही में तेलंगाना में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को भी लॉन्च बनाया, मतलब इनॉग्रेट किया गया है। हाउएवर वो जो उसका मेन है जो सोने का बना है, वो छोटा सा मूर्ति, छोटा नहीं बहुत बड़ा है, बट उसके कंपैरिजन में उसको तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसको इनॉग्रेट करने वाले हैं। बट दैट स्टैचू हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। याद रखिएगा, इट इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सिटिंग स्टैचू। कौन सा है जी? सिटिंग स्टैचू सेकंड है वर्ल्ड का सबसे बड़ा। उसमें गोल्ड है, उसमें सिल्वर है, उसमें नंबर ऑफ मेटल्स जो है उसको यूज किया गया है। क्या नाम है उनका जो स्टैचू ऑफ यूनिटी में बने हैं? हाँ, बहुत बड़ा नाम है, और वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी, क्योंकि उनका नाम मैंने अभी आपको पढ़ाया भी था, इसमें नहीं पिछली क्लासेस में। बताइए क्या नाम है उनका? याद रखिएगा, इट इज श्री रामानुजन आचार्य, जिनका जो रामानुजन कितना वो है, ठीक है, याद, ठीक है, वो देखी नहीं ना मैंने। याद रखिएगा ये किसके साथ रिलेटेड है? ये आपके भक्तिज्म के साथ रिलेटेड है। सो अगर पूछा जाए ये कौन से मूवमेंट के साथ रिलेटेड है, तो ही जो है वो भक्तिज्म के साथ रिलेटेड है। और भक्तिज्म जो है वो प्रोपोगेट करता था, कंडेम करता था ऑर्थोडॉक्सी, ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी को मानना, इसीलिए उनको इक्वालिटी के साथ जोड़ा गया है। सो वो भी आपका एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। कहाँ बना है? तेलंगाना में बना है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर दादर। बताइए, ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, ठीक है। ये न्यूज में भी था, वहां पे बड़े मगरमच्छ वगैरह आ गए थे। सो ये कोई 1-1.5 साल पहले न्यूज में भी रहा था। सो नर्मदा के बैंक पर जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। कौन है उस स्टैचू ऑफ यूनिटी में? सरदार वल्लभ भाई पटेल है उसमें, एंड दैट इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया एंड द लार्जेस्ट स्टैंडिंग स्टैचू भी, मतलब ये आईफिल टावर से भी ज्यादा बड़ा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। चलो चलो, was presided over by लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्हा, चौधरी जो भी है, और फातिमा जिन्हा।
याद रखिएगा 1940 वाला जरूरी है क्योंकि इसमें टू नेशन थ्योरी को जो है वो एक्सेप्टेंस मिला था और ये लाहौर में इसीलिए हुआ था क्योंकि 1929 में हम लोगों ने भी लाहौर सेशन में इंडिपेंडेंस को इंडोर्स किया था कि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। सो उसी को दिखाने के लिए इन्होंने 1940 में लाहौर में ही सेशन करके जिन्हा ने बोला कि अब क्या होगा, अब आती है टू नेशन थ्योरी। हाउएवर टू नेशन थ्योरी कोई थ्योरी नहीं थी जो इन्होंने रखी थी, इट इज एवोल्यूशनरी इन मतलब इन रियलिटी एवोल्यूशनरी था। आहिस्ता आहिस्ता जो है उनका इंटरेस्ट बढ़ते 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 एक पर्टिकुलरली पाकिस्तान की तरफ चला गया। ठीक है, फर्स्ट पर्सन टू यूज द वर्ड पाकिस्तान वाज चौधरी रहमत अली वाज द वन जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है यूज किया था और फिर पाकिस्तान का नाम बदल के पाकिस्तान रख दिया गया ताकि हिंदुस्तान पाकिस्तान स्थान। ठीक है, चलो अगर आपने कभी सुना होगा ना ध्यान से तो जो ये पाकिस्तान के जब लीडर्स बोलते हैं वो पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान बहुत कम बोलते हैं हमारे हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट सुन रहे हैं ना अभी बीजिंग में, देखा नहीं कहा पीछे पोडियम में उनको बिठा दिया था शांति के साथ। रशिया जिसको बैन किया गया है डोपिंग के केस में, उसके साथ तो बड़े घुल मिल का जो है जिंगपिंग मिल रहा है और उन बेचारे इमरान खान को पीछे बिठा दिया गया। चलो कोई बात नहीं, चाइना पैसे भी तो कितने देता है। चलो हमें क्या करना, आगे बढ़ो। द प्रोविजन ऑफ फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन वाज इंक्लूडेड इन रुको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1940, 35, कैबिनेट मिशन प्रपोजल 1946। कोई कुछ नहीं बोलेगा। बताइए ममता जी है कौन सा है काउंसिल बताइए। अच्छा उसने नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ लिया था, ये वाला है ममता, ये वाला बताइए द प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कब आया है। साहिल योर राइट, नो अरुण नहीं, योर आंसर इज रॉन्ग। विशाल इज राइट, अरुण योर रॉन्ग। 1935 में, 39 है ही नहीं ऑप्शन में, 35 में आपका फेडरेशन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, सो 1935 में फेडरेशन को इंक्लूड किया गया। इसलिए जब आप देखते हो ना सोर्सेज, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो फेडरल कहाँ से आया है आपका, 35 के एक्ट से ही आया है। और इसके साथ एक और चीज मुझे बताइए, क्या फेडरेशन इट केम इनटू रियलिटी? इट नेवर केम इन रियलिटी। वाई? क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने बोला कि हमको नहीं आना भैया, अपने जो कर रहे हो करते रहो। सो फेडरेशन नेवर केम इनटू रियलिटी। हाउएवर फेडरेशन की बात या अटेम्प्ट जो है वो 35 के एक्ट में ही हुआ था। नेक्स्ट इज गांधीजीज ओके रुको पहले पढ़ने दो। गांधीजीज चंपारण मूवमेंट वॉज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ऑफ हरिजन नंबर 1, civil disobedience movement number 2, number 3 maintaining of unity of Hindu society, solving the problems of indigo workers। ममता जी बताइए। उनकी मूवमेंट थी वो इंडिगो के लिए थी, और राजकुमार थे उनके पास गए थे डी को टिक किया करना। राजकुमार सुनो बिल्कुल इमरान, अरुण, साहिल, बिल्कुल सुनिए मेरी बात ध्यान से, सुनो देखो एक्साइटेड होके ममता की तरह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को टिक मार के नहीं आइएगा। हम इंडिगो वर्कर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये जो है ना, आप जिस तरीके से आप हो उस तरीके से आई वॉज ऑल्सो पहले ना, तो इसीलिए मेरे 2 बारी सीडीएस का पेपर फेल भी हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा नहीं इसी बारी हो जाएगा, थोड़ा सा शांत होके क्वेश्चन पढ़ लो। और अभी भी मुझे एक्साइटमेंट में आंसर करने की आदत है। ये कंपटीशन खत्म कर रहे हैं गलत बता के आपको, ठीक है। चलो, सो इट इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिगो वर्कर्स, और उसके बाद जो हुआ वी ऑल नो अबाउट इट, ठीक है जी। चलो ओके चलो अब मुझे बताइए
कि ड्यूरिंग विच whose tenure as the Viceroy of India were the great martyrs Bhagat Singh, Rajguru Sukhdev hanged, Lord Curzon, Irwin, Minto, Chelmsford. अच्छा, अरुण मेहता पूछ रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस में और नॉन कॉपरेशन में. अच्छा गाइस सुनो, बच्चे बोल रहे, थोड़ा शांत होकर आंसर करें, ठीक है? सो रेज योर हैंड्स, उनको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा. ठीक है प्रीति, मैंने बोल दिया, अब नहीं करेंगे. चलो बताइए 33 का आंसर क्या होगा? हाथ खड़ा करें फिर बोलें. बी, डी, डी. ओके, अब मुझे एक बात बताइए सबसे पहले, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव कब हैंग हुए हैं? 23 मार्च 1932. बिल्कुल सही. अब मुझे बताइए, ये जब इनको शहादत मिली उस टाइम पे किनको माना गया इनकी मौत का जिम्मेदार? गांधी जी. ब्लैक फ्लैग सिग्नल. क्योंकि गांधी जी ने क्या साइन किया था? ऑल्सो कॉल्ड एज दिल्ली पैक्ट. तो आंसर डी होगा कि बी होगा? बी होगा. चेम्सफोर्ड कैसे होगा? क्योंकि इसी इरविन पैक्ट के चलते तो इनको जो है हैंग कर दिया गया था. अब आप मुझे बताएंगे कि दिल्ली पैक्ट को कौन से सेशन में इंडोर्स किया गया था? 1932 नहीं, 31. मुझे भी कंफ्यूज करवाते हो, ठीक है? 1931, सॉरी. सो इट इज 1931. सॉरी जी, सॉरी. ठीक है. अच्छा, अब आप मुझे बताओ कौन से सेशन में जो है इस पैक्ट को इंडोर्स किया गया था? और तभी तो अब गांधी जी 31 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, ठीक है? हाँ जी साहिल जी, इट इज 31. आई एम सो सॉरी. दिल्ली पैक्ट बिल्कुल. बाबा यूनिस 31 बिल्कुल सही. साहिल जी 31 बिल्कुल सही. विशाल 31, ठीक है? सॉरी. अच्छा बताइए मुझे कौन से सेशन में इंडोर्स किया गया था दिल्ली पैक्ट को? बताओ. कराची सेशन में किया गया था, जिसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल. याद रखिएगा, कराची सेशन 1931 में हुआ था और वहां पे इस पैक्ट को इंडोर्स किया गया था. प्रिजाइडिंग ऑफिसर वाज योर वल्लभ भाई पटेल. चलो, मेन रीजन फॉर द साइमन कमीशन. हाँ, इसका आंसर बताओ मुझे, ठीक है? अब आप मुझे बताइए, द मेन रीजन फॉर द बॉयकॉट ऑफ साइमन मिशन कमीशन इन इंडिया वाज नंबर 1 अपॉइंटमेंट बिफोर टाइम, नंबर 2 ऑल द मेंबर्स वर इंग्लिशमैन, नंबर 3 चेयरमैन वाज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश लिबरल पार्टी, या नंबर डी नन ऑफ द अबव नहीं कर दो, ऑल ऑफ द अबव कर दो. क्या है आंसर? ओके, बाकियों का आंसर क्या है? Deepak is right, Vishal is right. All members were English. This was the problem. पहले आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं. लिबरल पार्टी के थे, लेबर के थे, कोई प्रॉब्लम नहीं. बात थी कि सारे मेंबर इंग्लिश क्यों होंगे? हमारा फ्यूचर डिसाइड करने के लिए अब अंग्रेज बैठेंगे. सो इट इज बी. तो तभी मैंने आपको ऑल ऑफ द अबव जो है वो ट्रिक करने के लिए दिया था. हो गए, सिर्फ ममता ने सही आंसर दिया इस बारी. मैंने सबसे पहले बोला था. अच्छा, आपने भी बोला था? तो बोला साथ के साथ बोले. चलो, हो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. Who was invited by Lord Wavell to form interim government in India in 1946? Number 1 राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी. कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, असेंबली तो बन गई, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है. तब तक क्या, अब इनको जो 2-2.5 साल लगे, मतलब 2 years 11 months 18 days लगे, तब तक क्या हम घूमते रहेंगे ऐसी पागलों की तरह? कोई किसी को कत्ल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उस पीरियड के लिए कौन गवर्नमेंट बनेगा? दैट वाज द इंटरिम गवर्नमेंट. इंटरिम गवर्नमेंट टेम्पररी, बीच के पीरियड के लिए, ठीक है? क्योंकि इलेक्शंस तो लेटर ऑन हुए थे, आपके 50-51 में जाके हुए थे. अब याद रखना 2 चीजें हैं इसमें. एक आपका क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आपका 46 में जब स्टार्ट हुआ था ना, उस टाइम पे तो ये असेंबली थी बेसिकली जो बैठी थी, क्योंकि उस टाइम पे तो ब्रिटिशर्स गए नहीं थे.
लेकिन जब ये 47 में चले गए फिर उसी असेंबली को उठा के इंटरिम गवर्नमेंट बना दिया गया कि यही मेंबर्स हैं जो गवर्नमेंट को चलाएंगे जब तक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं होता है। ठीक है, ओके, अब आप मुझे बताइए कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था? मैम अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में और इनफोर्स कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 19 बिल्कुल ठीक है। ब्लैक क्लास में है, ब्लास्ट केस में। ठीक है, सो आज हम 35 क्वेश्चंस करेंगे, कल हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे आपके एमसीक्यूज के। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।